नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की क्लासों में हम चल रहे हैं काव्यशास्त्र में भी इससे पहले की क्लासों में हमने रस और जो आपका अलंकार संप्रदाय था उसको बहुत विस्तृत पढ़ा है। और जैसा कि हमने बताया था कि एक क्रम में चलेंगे। अब हम जो हमारे 6 संप्रदाय हैं उसमें हम तीसरे संप्रदाय की बात करेंगे, रीति संप्रदाय को पढ़ेंगे। जितना विस्तृत होगा, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उतना हम परीक्षोपयोगी बहुत जो कारगर हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का एक न्यू बैच शुरू हो गया है, टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर तक। और ये जो बैच है एकदम जीरो से शुरू हुआ है। और जो भी बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकता है, या क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। क्लासें जितनी आपने निःशुल्क पढ़ी हैं उससे बहुत ज़्यादा विस्तृत हम आपको दे रहे हैं। जो भी कोई तथ्य हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य के इतिहास के हो, चाहे काव्यशास्त्र के हो, चाहे भाषा विज्ञान के हो, वो इतने अवधारणात्मक और समीक्षात्मक रूप से एकदम रोचक और सरल जो भाषा शैली है उसमें आपको तैयार कराए जा रहे हैं। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक तथ्य आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि पहली क्लासों में हमने जो भी पंक्तियां थी, आलोचकों के कथन थे, वो हमने आपको पीडीएफ में दिए थे, जिसमें आपको तैयार करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इस बार छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए हमने हर पंक्ति को हम बोर्ड पे लेके आ रहे हैं, और उसमें रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, कौन सा काव्य गुण है, कौन सा काव्य दोष है, सब चीज़ें हम एक ही कथन में क्लियर कर रहे हैं। जो एक पंक्ति है, चाहे वो कोई भी किसी भी कवि की पंक्ति रहे, उसमें सारे गुण दोष रस छंद अलंकार हम एक साथ देखते हुए चल रहे हैं। एक एक पंक्ति हम जो महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, कवियों की या रचनाकारों की जो पंक्तियां हैं वो हम बोर्ड पे लेकर आ रहे हैं। वैसे ही जब हम कथा साहित्य में उसको पढ़ेंगे तो कथा साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको एक समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ेंगे, इतना कि यदि किसी पात्र से कथन प्रश्न होता है तब आप उसको बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। जो सभी तथ्य हैं इतने रोचक ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत विस्तृत हम यहाँ पे दे के चल रहे हैं, जैसा कि जो बच्चे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साथ ही में, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है वैसे ही हम टेस्ट देकर उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि हमें कितना याद हुआ है। सारे तथ्य बहुत रोचक हैं और बहुत सरल शैली में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रिकली भी नहीं है, लेकिन ट्रिकली भी हैं। जो तथ्य याद हो सकते हैं आपको ट्रिक के माध्यम से, उनमें भी ट्रिक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार की जो क्लासेज हैं, जो न्यू बैच शुरू हुआ है, वो एकदम बेजोड़ है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में आपको। और जो भी जानकारी लेनी है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा, या फिर क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे। चलिए बात कर रहे हैं इस समय रीति संप्रदाय की। संप्रदाय तो पहले से चल रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो संप्रदाय था आपका रस संप्रदाय था। भरत मुनि जी के अनुसार, भरत मुनि जी ने उसमें रस को नाटक के रूप में देखा था। फिर हमने अलंकार संप्रदाय को पढ़ा, ठीक है, भामा जी के। लेकिन इस समय हम पढ़ेंगे आपके रीति संप्रदाय को। रीति संप्रदाय, रीति का मतलब होता है कोई भी परंपरा, शैली, गति, ठीक है, या कोई मार्ग। लेकिन मार्ग तो पहले से भी थे। फिर वामन जी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन जी हैं, क्या उनको विशेष लगा, या क्या रीति संप्रदाय के शब्दों का उल्लेख आचार्य वामन से पहले भी हुआ है? इन सब तथ्यों को हम जानेंगे। थोड़ा सा विस्तृत होके देखते हैं टॉपिक को। यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका रीति संप्रदाय से नहीं बचेगा। और देखिए, थोड़ा सा बैच के विषय में यही कहना है कि जब हम आपको निःशुल्क में हमने आपको इतना विस्तृत दिया है, तो आप सोचिए कि जहाँ पे आप कुछ भी हमें पे कर रहे हैं, जो भी आप हमें फीस देंगे, उसमें हम आपको टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा विस्तृत हम आपको दे रहे हैं। इसमें क्या है कि आप हमसे संवाद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब आप पेड बैच में ज्वाइन हो जाते हैं तब आपका हमसे डायरेक्टली संवाद रहता है। जो भी आपको लगेगा कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हमने इसका ये पढ़ा है, जैसे कि टेस्ट पेपर में बच्चे हमसे कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, उनको लगता है कि इस प्रश्न में हमने ये पढ़ा था, वो हमसे डायरेक्टली बात करते हैं और अपनी समस्या का समाधान समझ लेते हैं कि उन्होंने अभी तक गलत पढ़ रखा था। ठीक है, ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत उस तथ्यों में बात आती है। चलिए बात करते हैं रीति संप्रदाय की। रीति जो बना है आपका
रिंग में ऋण प्रत्यय, रिंग में ऋण प्रत्यय लग के जो है आपका रीति बना है, ऋत प्रत्यय लगा है। इसके बाद में इसका जो अर्थ होता है वो है पंथ, मार्ग, नोट कर लीजिएगा, शैली या गति। ये जो है ये रीति के अर्थ होते हैं, ठीक है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक की यदि हम बात करें तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक बात एक ही है, दोनों तरह से। कौन है? आचार्य वामन। आचार्य वामन जी की बात करें तो ये 8वीं शती के हैं। कब के हैं? 8वीं शती, 8वीं शती के हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। बहुत प्रश्न बनता है इनसे, ठीक है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जिसमें 319 सूत्र हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम इनकी करेंगे। 319 इसमें सूत्र हैं। किसमें? सूत्रवृत्ति में सूत्र है, तथा 5 परिच्छेद, यानी कि इसमें जो अध्याय हैं उनको परिच्छेद कहा गया है। बहुत सारी रचनाएं ऐसी आपको मिलेगी जिनमें परिच्छेद या खंड, अध्याय, सर्ग, प्रबंध, इस तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। बात करें आगे कि वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। देखिए, जो जिस संप्रदाय का है ये चीज आप मान के चलिएगा, उन्होंने उसी संप्रदाय की जो विशेष पद्धति है उसको काव्य की आत्मा माना है। जैसे कि भामा की बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे, आनंदवर्धन की, वक्रोक्ति की बात करेंगे, कुंतक की, तो उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मान लिया है। किस रूप में माना है ये आगे चल के बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आचार्य वामन ने ये जो है रीति को काव्य की आत्मा माना है, काव्य की आत्मा रीति को माना है, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा और आगे चल के हम बाद में बात करेंगे जब वामन जी की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बस इतना नोट करना है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से जो महत्वपूर्ण थे, पहले पॉइंट में महत्वपूर्ण था प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन है। कौन सी शती के हैं? 8वीं शती के। ग्रंथ क्या है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उसमें 319 सूत्र हैं और 5 परिच्छेद हैं। वामन की बात करें तो वामन ने रीति को काव्य की आत्मा कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। आचार्य वामन से पूर्व बात कर लेते हैं, आचार्य वामन से पूर्व भी क्या रीति शब्द का प्रयोग हुआ है? हुआ है तो किसने किया है? चलिए जानते हैं। आचार्य वामन से पूर्व रीति का स्वरूप, ठीक है, जो रीति थी, संप्रदाय तो बना बाद में, लेकिन जो रीति थी उसका स्वरूप क्या था? तो बात करें, भरत मुनि ने रीति शब्द के लिए प्रवृत्ति पद क्या प्रयोग किया है? आपके भरत मुनि ने तो प्रवृत्ति पद का प्रयोग किया है। इन्होंने अभिनय के प्रसंग में, भरत मुनि ने अभिनय के प्रसंग में 4 प्रकार की, पहली बात तो ये है, देखिए काव्य के रूप में नहीं है, यहाँ पे अभिनय के रूप में है, क्योंकि नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का, आप वहीं से पकड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 प्रकार की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। ये 4 प्रवृत्तियां कौन सी हैं? अवंतिकी, दक्षिणात्य, मागधी और पांचाली। जैसा कि हम गोड़ी, पांचाली, इन रीतियों को आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने 4 का नामोल्लेख किया है और इन्होंने रीति ना कह के प्रवृत्ति पद कहा है। किसको? रीति को। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि रीति को प्रवृत्ति पद या भरत मुनि ने रीति को किस नाम से अभिहित किया है या किस नाम से पुकारा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आचार्य भामा ने रीतियों का विस्तृत उल्लेख किया था। इसके बाद में पहले नंबर पे आपके भरत मुनि आ जाते हैं। देखिए पहले नंबर पे कौन है? भरत मुनि, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रयोग करने वाले ये आचार्य वामन से पहली बात चल रही है, ठीक है, पूर्व की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके भामा। भामा की बात करें तो आचार्य भामा ने रीतियों का विस्तृत उल्लेख किया था। उन्होंने रीति पद का प्रयोग ना करके, देखिए इन्होंने भी यहाँ पे रीति शब्द का या रीति पद का प्रयोग नहीं किया है, आचार्य भामा ने भी नहीं किया है और भरत मुनि जी ने भी नहीं किया है। प्रयोग ना करके उसके स्थान पर काव्य शब्द का प्रयोग किया है। फिर महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आचार्य भामा ने रीति को किस नाम से पुकारा है, ठीक है, या किस नाम का प्रयोग उन्होंने किया है। तो काव्य शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी ने रीति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। आचार्य दंडी पहले आचार्य हैं जिन्होंने रीति का एक वैज्ञानिक तर्क पर विश्लेषण किया था। इन्होंने रीति पद, महत्वपूर्ण बात है, रीति पद के लिए मार्ग पद का प्रयोग किया था। देखिए भरत मुनि ने क्या कहा है? आपके अभिनय के संदर्भ में प्रवृत्ति पद कहा है।
भामा की बात करें, उन्होंने काव्य शब्द का प्रयोग किया है, और दंडी की बात करें तो इन्होंने मार्ग पद यानी कि मार्ग शब्द का प्रयोग किया है रीति के लिए। अभी हम वामन से पहली बात कर रहे हैं, आचार्य वामन अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और इन्होंने 2 पद माने हैं। इन्होंने 2 पद या कहें मार्ग माने हैं। कौन से? वैधर्व मार्ग और गौण मार्ग। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आचार्य दंडी तक पहुँचे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में बात करते हैं आपके आचार्य वामन जी की, क्योंकि वामन जी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ इनके 1-2 परिभाषा भी है, उसको भी देखते हैं। चलिए, लेकिन जिसको भी न्यू बैच में एडमिशन लेना है वो जल्दी ही ले लें, क्योंकि फिर सिलेबस बहुत आगे निकल जाएगा। हम आदिकाल में बहुत आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और साथ ही में क्लासेज भी विस्तृत है। तो जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, बहुत न्यूनतम शुल्क में है, क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन आपका सीधे संवाद हमसे है। आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे तैयारी करें, तो इस सब के लिए आप निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं ग्रुप में जुड़ के। तो जो भी बच्चे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी ले लें, और बहुत विस्तृत क्लासेज हैं आपकी। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इतने सारे इतिहास ग्रंथों का और नोट्सों का निचोड़ है कि आपसे कोई तथ्य नहीं बचेगा। अगर आपने आदिकाल पढ़ा है तो आदिकाल से फिर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। चलिए आगे बात करते हैं आचार्य वामन द्वारा रीति। आचार्य वामन द्वारा रीति। अब इन्होंने क्या कहा है? विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पद रचना रीति। मार्कर क्या कह रहा है? विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशेष पद की रचना को रीति कहते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि विशेष पद की रचना को रीति कहते हैं। ये आचार्य वामन ने कहा है। दूसरा क्या है? विशेषो गुणात्मा रीति। दूसरा है विशेषो गुणात्मा। विशेषो गुणात्मा यानी कि विशिष्टता। यहां पे बात आई है विशिष्ट पद रचना रीति, यानी कि विशेष पद की जो रचना होती है उसे रीति कहते हैं। अब ये विशेष क्या है? तो यहां पे फिर कह रहे हैं विशेषो गुणात्मा, यानी कि जिसमें विशिष्टता जो है वो गुण से आती है। विशिष्टता काव्य गुणों से आती है। ठीक है, अब इन्होंने जो ये विशिष्टता कहा है, ये विशिष्टता इन्होंने कहा है आपके जैसे कि काव्य गुण है, ओज है, माधुर्य है, प्रसाद है, रस है, अलंकार है। इनसे जो माधुर्य या चमत्कार आता है उसको इन्होंने रीति कहा है। और रीति में भी जो विशिष्ट एक पद आता है, एक शब्द आता है, काव्य गुण आता है, तो उनको इन्होंने रीति कहा है आपके वामन जी ने। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रीति संप्रदाय को, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बार बार गुणों की, तो ये जो है इसको गुण संप्रदाय भी हम कह सकते हैं। यदि कभी कठिन प्रश्न बनेगा तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं विशेषो गुणात्मा। यहाँ पे यदि बात करें तो वामन ने गुणों को रीति का प्राण माना है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे वामन कह रहे हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य यानी कि
रीति के काव्य का प्राणभूत तत्व, काव्य का प्राणभूत तत्व या आत्मा रीति है। काव्य का प्राणभूत तत्व या आत्मा रीति है। ये किसने कहा है? वामन ने। आगे चलिए बात करते हैं। इन्होंने, यानी कि वामन की बात हो रही है, इन्होंने रीति का मूल तत्व, इन्होंने रीति का मूल तत्व गुण को स्वीकार किया है। गुण यानी कि जो सभी गुण हैं, गुण को स्वीकार किया है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं आगे कि काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, कर्तारो धर्मा गुणा। तो यदि इसकी बात करें तो जो है वो काव्य शोभाया, यानी कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो धर्म है, जो भी है वो गुण है, ये इन्होंने कहा है। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कह रहे हैं आपके रीति के संबंध में? तो डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन है कि इन्होंने क्या कहा है कि वामन के अनुसार, वामन के अनुसार रीति पद रचना, रीति पद रचना का, रीति पद रचना का वह प्रकार है जो, वह प्रकार है जो दोषों से मुक्त हो, दोषों से मुक्त हो एवं गुणों से अनिवार्यता, एवं गुणों से अनिवार्यता तथा अलंकारों से, तथा अलंकारों से साधारण संपन्न हो। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी ने। किसके संबंध में? तो आपके रीति के संबंध में। आगे बात कर लेते हैं आचार्य वामन के पश्चात रीति का स्वरूप। आचार्य वामन के पश्चात यानी कि उनके बाद रीति का स्वरूप, ठीक है। आनंदवर्धन ने, पहले नंबर पे बात करते हैं इनके बाद में। तो आनंदवर्धन ने, ध्वनिवादी आचार्य हैं, आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया है। रीति को, देखिए बहुत की पॉइंट नोट्स हम आपको दे रहे हैं। रीति को संघटना नाम दिया है, और जो पेड बैच है उसमें तो और भी विस्तृत है। इन्होंने रीति को रस उत्कर्षक तत्व माना है। रीति को रस उत्कर्षक तत्व माना है। किसने माना है? तो आपके आनंदवर्धन ने। दूसरे नंबर पे बात करें तो राजशेखर की, राजशेखर जी की बात करें तो राजशेखर ने रीति को वचन का विन्यास क्रम माना है, को वचन का विन्यास क्रम माना है। किसने? आपके राजशेखर ने। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। आचार्य वामन द्वारा रीति संप्रदाय विशिष्ट पद रचना रीति है, यानी कि जो विशिष्ट पदों में जो विशिष्ट पद है वो रीति है, ठीक है।
विशेषो गुणात्मा, यानी कि जो विशेष प्रकार के गुण होते हैं, काव्य में जो गुण होते हैं उनको, विशेष गुणों को रीति कहा है। किसने? विशिष्ट पद, और विशिष्ट पद में भी जो विशेष गुण होगा उसको रीति की, यानी कि काव्य में जो गुण होंगे उनको रीति की आत्मा प्राण माना है। किसने? आपके वामन जी ने। रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी कि रीति जो है, रीति जो है वो आत्मा है काव्यस्य, यानी कि काव्य की। ठीक है, तो ये भी माना है इन्होंने यानी कि वामन ने रीति का मूल तत्व गुण को स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनेगा। बहुत ज्यादा लंबे प्रश्न नहीं बनेंगे, इनमें सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं और सारे प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं, वो जो धर्म रूपी जो कारक होते हैं वो कौन होते हैं आपके? वो गुण होते हैं। ठीक है, और ये जो काव्य की जो शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वो गुण होते हैं, और उनके अभाव में, गुणों के अभाव में मतलब काव्य की परिकल्पना नहीं हो सकती या काव्य की संभावना नहीं हो सकती। ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा वामन जी ने कहा है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी की। महत्वपूर्ण है, डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना है कि वामन के अनुसार रीति पद रचना का वह प्रकार है जो दोषों से मुक्त हो, जिसमें काव्य दोष ना हो एवं गुणों से अनिवार्य तथा अलंकारों से साधारण संपन्न हो। यानी कि जो काव्य पंक्ति है, जो काव्य रचना है, जो पद रचना है वो काव्य दोषों से मुक्त हो और उसमें गुण अनिवार्य हो और साथ में उसमें अलंकार भी समाहित हो। ठीक है, तो उसको उन्होंने कहा है, और ये कथन वामन के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य वामन के पश्चात रीति संप्रदाय के स्वरूप की यदि बात करें तो इसमें है पहले नंबर पे आपके आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने रीति को संघटना नाम दिया है। महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन के एक एक प्रश्न है। इन्होंने यानी कि आनंदवर्धन ने रीति को 2 बार हो गया है, चलिए छोड़िए, रीति को रस उत्कर्षक तत्व माना है। ठीक है, तो ये है आपका। राजशेखर की बात करें दूसरे नंबर पे, तो राजशेखर ने रीति को वचन का विन्यास क्रम या वचन विन्यास क्रम कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आगे जो रीति के संबंध में है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा विस्तृत है, लेकिन परीक्षा उपयोगी जितना है उतना हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे, कुंतक की बात कर लेते हैं। कुंतक ने रीति का नाम पुनः मार्ग रख दिया था। इन्होंने रीति को यानी कि कुंतक ने रीति को कवि प्रस्थान हेतु कहा है। कवि प्रस्थान हेतु कहा है। ठीक है, वो इस पे ध्यान दीजिएगा। आचार्य मम्मट ने रीति के स्थान पर रीति के स्थान पर वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? तो आपके मम्मट ने। आनंदवर्धन ने पंद संघटना को रीति कहा था, और इन्होंने जो मूल आधार माना है वो आपके समास को माना है। ठीक है, आनंदवर्धन ने। रीति के प्रकार की बात कर लेते हैं। रीति के प्रकार की बात करें
आचार्य वामन ने रीति को 3 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, आप इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वैदर्भी रीति, दूसरे नंबर पे है गौड़ी रीति, और तीसरे नंबर पे है पांचाली रीति। ठीक है, बात करें आपके वैदर्भी रीति की, तो ये समस्त गुणों से युक्त होती है। ये समस्त गुणों से, जो काव्य गुण होते हैं उनसे युक्त होती है, यानी कि इसमें सभी काव्य गुण होते हैं। साथ ही में बात करें, ये दोषों से रहित होती है, और वीणा के, यानी कि इसमें जो है वो मधुर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो श्रृंगारिक शब्द होते हैं माधुर्य गुण वाले, उनका इसमें प्रयोग किया जाता है आपकी वैदर्भी रीति में। और ये सर्वश्रेष्ठ रीति है, आप नोट कीजिएगा, यह सर्वश्रेष्ठ रीति है। और इसी में यदि बात कर ले हम, तो श्रृंगार, करुण और हास्य, श्रृंगार, करुण और हास्य रसों की कल्पना, यानी कि ये रस इसमें पाए जाते हैं वैदर्भी रीति में। ये सर्वश्रेष्ठ रीति होती है, काव्य गुण होते हैं, काव्य दोषों से ये मुक्त होती है, और इसमें श्रृंगार, करुण और हास्य जैसे रस इसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, संगीतात्मक होती है, सुनने में बहुत माधुर्य है। गौड़ी रीति की बात करें तो ओजस्विता, वीर रस प्रधान, ओजस्वितापूर्ण, ठीक है, होती है ये। और वर्णों की दीर्घ समासिक पद योजना, दीर्घ सामासिक पद योजना जो है वो इसमें मिलती है। और यदि बात करें रसों में, तो वीर, भयानक, विभत्स, वीर, भयानक, विभत्स, और इसमें जो है अद्भुत रसों की इसमें ये रस होते। पांचाली रीति की यदि बात करें तो लघु समास योजना, उसमें दीर्घ समास योजना थी गौड़ी में, इसमें लघु समास योजना इसमें होती है। और मम्मट ने यहाँ पे लिखिए, आचार्य मम्मट ने इसे कोमलावृत्ति कहा है। किसको कहा है? तो पांचाली रीति को कहा है। और इसमें जो है प्रसाद गुण, पहले में माधुर्य गुण, दूसरे में ओज गुण और तीसरे में प्रसाद गुण मिलता है। यानी कि वैदर्भी रीति का मतलब है माधुर्य गुण, गौड़ी रीति यानी कि ओज गुण, पांचाली रीति यानी कि प्रसाद गुण, जिसमें जो है शब्दावली, किसी भी काव्य पंक्ति का अर्थ आप आसानी से समझ सके, वहाँ पे प्रसाद गुण होता है, पांचाली रीति होती है। जहाँ पे टाठा डाढ़ा या ओजस्वीपूर्ण, जो ओज गुण वाले जो काव्य पंक्तियाँ होंगी, वहाँ पे गौड़ी रीति होगी। और जहाँ पर माधुर्य संगीत में लयात्मक जब काव्य पंक्तियाँ होंगी, तो वहाँ पे वैदर्भी रीति आपकी होगी। तो ये था आपका रीति के संबंध में। इसके बाद में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आचार्य वामन के उपरांत, ये तो आचार्य वामन ने मानी थी, तो आचार्य वामन के बाद लिख लीजिए, रुद्रट ने लाटिया नामक चौथी रीति मानी, रीति की उद्भावना की। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं
तो रुद्रट ने कौन कौन सी मान ली है यदि एक क्रम में देखें तो वैदर्भी, पांचाली, गौड़ीय और लाटिया। यहाँ पे यदि बात करेंगे तो समास की स्थिति मध्य रहती है। गौड़ीय में समास बहुला है, पांचाली में अल्प समास है और वैदर्भी तो आपको पता ही है समास के सर्वथा अभाव की स्थिति है। बात करें तो राजशेखर ने, बहुत महत्वपूर्ण है, राजशेखर ने बाल रामायण, संस्कृत ग्रंथ है, बाल रामायण में चौथी रीति किसको माना है? मैथिली का उल्लेख किया है। तो इन्होंने चौथी रीति किसको माना है? मैथिली को। किसने? राजशेखर ने। ठीक है। और कुंतक ने जो मार्ग माने थे तो रीति के उसमें तो कुंतक ने 3 मार्ग माने थे। 3 मार्ग माने हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सुकुमार मार्ग, दूसरा है विचित्र मार्ग और तीसरा है मध्यम मार्ग। ठीक है। और इन तीनों मार्गों के इन्होंने 4 तत्व माने थे। 3 मार्गों के 4 तत्व कौन कौन से थे? तो पहला है आपका माधुर्य प्रसाद, लावण्य और तीसरा है, चौथा है आपका अभिजात्य। ठीक है। चलिए, और बात कर ले तो भोजराज ने 6 रीतियां मानी है। 6 रीतियां मानी है। ठीक है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। चलिए नोट ही कर लीजिए। वैदर्भी, गौड़ीय, पांचाली, लाटिया, अवंतिका, मागधी, ये रही। ठीक है। और मम्मट की बात करें तो मम्मट ने मतलब वो जो है 3 वृत्तियां मानी है। तो मम्मट ने 3 वृत्तियां मानी है। और ये जो 3 वृत्तियां हैं इसमें पहली है कोमला वृत्ति, दूसरी है परुषा वृत्ति और तीसरी है आपकी उपनागरिका वृत्ति। और इसमें बात करेंगे तो वही है, पहले में माधुर्य है, दूसरे में ओज है, तीसरे में आपका जो है प्रसाद गुण है। तो कुंतक ने रीति का जो नाम है वो पुनः मार्ग रख दिया था। इन्होंने रीति को कवि प्रस्थान हेतु कहा है। महत्वपूर्ण है, एक ही लाइन में 2 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है। और आचार्य मम्मट ने रीति के स्थान पर व्रति शब्द का प्रयोग किया है, ये भी महत्वपूर्ण है, हर लाइन में प्रश्न है। रीति के प्रकार आचार्य वामन ने 3 प्रकार माने हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ीय रीति, पांचाली रीति। वैदर्भी रीति जो है वो बहुत माधुर्य है और काव्य गुण ज्यादा है, दोषों से मुक्त है। दूसरी गौड़ीय रीति है जो वीर रस ओजस्विता पूर्ण प्रधान है, जिसमें समास बहुला है। और तीसरी है पांचाली रीति, ये समास जो है इसमें लघु समास योजना मिलेगी, प्रसाद गुण। और आचार्य मम्मट ने इसे कोमला वृत्ति कहा है। ठीक है। यानी कि आचार्य मम्मट की जो पहली वृत्ति है उसको इन्होंने आपका कोमला वृत्ति कहा है। किसको? पांचाली को। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। आचार्य वामन के बाद रुद्रट ने लाटिया नामक चौथी रीति की उद्भावना की। वैदर्भी, पांचाली, गौड़िया और लाटिया। वहीं पे राजशेखर ने बाल रामायण जो उनका संस्कृत ग्रंथ है उसमें चौथी रीति मैथिली को माना है।
कुंतक ने 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग, यानी कि सरल मार्ग, कठिन मार्ग और थोड़ा सा नॉर्मल। 3 मार्ग के 4 तत्व कुंतक ने माने हैं, माधुर्य, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य। भोजराज ने 6 रीतियां मानी है, वैदर्भी, गोड़ी, पांचाली, लाटिया और अवंतिका व मागधी। मम्मट ने भी 3 वृत्तियां मानी है, कोमलावृत्ति, परुषावृत्ति और आपकी उपनागरिका वृत्ति। तो ये था आपका रीति संप्रदाय। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, जिनको भी बैच ज्वाइन करना है वो जल्दी कर लें, क्योंकि फिर पाठ्यक्रम बहुत आगे निकल जाएगा। बैच के लिए आप कॉल करेंगे 9568802463। यहाँ पे इतना विस्तृत है। पहले हमने कुछ चुनिंदा इतिहासों का संकलन हम लेके आए थे, जैसे कि आप शुक्ल जी को देख सकते हो, बच्चन जी को देख सकते हो या नागेंद्र जी को। लेकिन इस बार गणपति चंद्र गुप्त और बाकी के भी जो इतिहास ग्रंथ हैं, बाकी के जो और आपके विश्वविद्यालय हैं, उनमें जो पाठ्यक्रम में संकलित जो नोट्स रहते हैं उनका भी निचोड़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, चाहे वो DU हो, चाहे AU हो, चाहे और भी आपकी जो यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनसे संबद्ध हो। तो पाठ्यक्रमों का सबका निचोड़ है। एक एक लाइन जो जहाँ से आपको प्रश्न बन सकता है वहाँ से आपके लिए लाया जा रहा है। सभी का निचोड़ है, जो UG PG के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी, और बाकी के जो इतिहास ग्रंथ हैं, सभी इतिहास ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से, चाहे गणपति चंद्र गुप्त का वैज्ञानिक इतिहास हो, लक्ष्मी सागर वाजपेयी जी का हो, बच्चन सिंह के दोनों हो, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो, और कथा साहित्य भी जो है आपकी आलोचनात्मक किताबों से इस बार तथ्यों को तैयार किया जा रहा है, चाहे वो नामवर सिंह की छायावाद हो। तो इस बार जो तथ्य हैं वो प्रामाणिक हैं, और जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो प्रामाणिक ही पढ़ाया जाता है। ऑथेंटिक बुकों से हम पढ़ाते हैं, और बहुत सरल रूप में इस बार हम आपको हर रचना की जो एक एक ट्रिक है और रचनाओं के जो सर्ग हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, वो सभी आपको बहुत विस्तृत यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो जल्दी ही ले लें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट होता है आपका, वैसे ही आपको टेस्ट पेपर दे दिया जाता है, और बहुत विस्तृत जो भी तथ्य हैं आप समझ जाएंगे कि जो पढ़ा है उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं, बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ में। कॉल करेंगे 9568802463। अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए संप्रदाय के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।